नमस्कार, स्वागत है आपका भारत उदय में। भारत में उद्योग संगठनों के लोगों को उम्मीद है कि देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपने रिपोर्ट में बताया है कि 2026 से 2027 तक भारत इस लक्ष्य को पार सकेगा। भारत को पहले $1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचने में 58 वर्ष लग गए, दूसरे ट्रिलियन तक पहुंचने में 12 वर्ष और तीसरे ट्रिलियन तक पहुंचने में सिर्फ 5 वर्ष लगे। अनुमान लगाया जाता है कि अब हर ट्रिलियन का पड़ाव पार करने में भारत को सिर्फ 18 महीने ही लगेंगे। फिलहाल दुनिया में कई हिस्सों में राजनीतिक तनाव और आर्थिक मंदी की खबरें आ रही हैं। इस वजह से भारत के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट्स पर कुछ असर पड़ सकता है, जिससे कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की वृद्धि दर में कुछ कमी आ सकती है। पर डोमेस्टिक डिमांड और इन्वेस्टमेंट्स की वजह से भारत के लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट पर असर नहीं पड़ेगा। $5 ट्रिलियन के सफर में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की एक प्रमुख भूमिका होगी। भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की तरफ काफी कारगर कदम उठाए हैं। यूनियन बजट 2023 से 24 में भारत की अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए काफी कदम उठाए गए थे, जिसमें से एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आउटले को 33% तक बढ़ाया गया और यह इन्वेस्टमेंट करीब 10 लाख करोड़ का होगा। जब सरकार इतने बड़े स्तर पर इकोनॉमी में कैपिटल स्पेंडिंग करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को बल मिलता है, रोजगार के नए अवसर मिलते हैं और इस तरह का स्पेंडिंग या खर्च निजी क्षेत्र को भी अर्थव्यवस्था में निवेश करने को प्रेरित करता है। केंद्र सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2020 और 21 में जीडीपी का 2.15% था और 2022-23 में जीडीपी का 2.7% हो गया। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अतीत में कुछ प्रभावी कदम भी उठाए हैं, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाना। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अलग अलग विभागों, मंत्रालयों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के द्वारा प्रदान की गई जानकारी को एकत्रित करके बनाया जाएगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन नागरिकों को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपनी तरह की पहली सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य परियोजना की तैयारी में सुधार करना और बुनियादी ढांचे में निवेश आकर्षित करना है। सरकार ने इस साल नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना और एफिशिएंसी को बढ़ाना और हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस को ग्लोबल मार्केट में बढ़ाना था। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और डिलीवर किया जाता है। भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का 14 से 18% है, जबकि विश्व भर में यह 8% के करीब रहता है। इससे भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्केल और कॉस्ट एफिशिएंसी को अचीव करने में बाधा आती है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जाएगा और इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाने में सहायता मिलेगी। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया, जिसके तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को गति मिलेगी, इंपोर्ट्स को कम किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर जोर दिया जाएगा। भारत में अगर कमाई के नए अवसर पैदा करने हैं तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देनी होगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की 50% आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि भारत के जीडीपी में सिर्फ 20% का योगदान दे पाता है। अगर रोजगार के नए अवसर चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। इससे लोगों की आय में वृद्धि होगी। सर्विसेज सेक्टर 58% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, पर सर्विसेज सेक्टर में स्पेशलाइज्ड जॉब्स होते हैं जहां पर हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है। अगर सर्विसेज सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो भी करता है तब भी भारी मात्रा में रोजगार देना संभव नहीं है। इसलिए जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन कर रही है, लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया जा रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य पूरा होगा। इसके साथ साथ बिजनेसेस के लिए भी एक अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोसेसेस को सरल बनाया जा रहा है। सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट के सिद्धांत की तरफ प्रतिबद्ध है।
स्टार्टअप इंडिया स्कीम को भी लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट प्रोसेसेस को सरल रखा गया है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम है। स्टार्टअप्स की सफलता से नए नए इनोवेशंस को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड भी सेटअप किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। अगर अर्थव्यवस्था की गति को और तेज करना है तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास पर ध्यान देना होगा। सतत विकास के लिए जरूरी है कि देश का हर व्यक्ति विकास की यात्रा में अपना योगदान देने के लिए सक्षम बने। अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्राथमिकता मिलती है तो सरकार का ध्यान ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की ओर जाता है। फिर ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए वैसी ही नीतियां और स्कीम्स लाई जाती हैं, जैसे कि पीएम आवास योजना, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराना था। इसके अतिरिक्त सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था, जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रेंथ को देखा जाएगा और तत्काल सुधार के लिए कार्य किए जाएंगे और इन सुधारों के आधार पर डिस्ट्रिक्ट्स की मंथली रैंकिंग की जाएगी। इस प्रोग्राम में हेल्थ और न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में कितनी प्रगति हुई है उसे नापा जाएगा। अगर विकास को कतार में खड़े आखिरी इंसान तक पहुंचाना है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि जितनी भी सरकारी स्कीम्स और नीतियां हैं उसका फायदा वह आखिरी इंसान पूरी तरह से उठाने में सक्षम रहे। इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इतना जरूरी है। इससे सरकारी स्कीम्स का पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्टली पहुंचता है। जनधन योजना, आधार और मोबाइल की जो जैम ट्रिनिटी है, इससे लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ अच्छी सर्विस डिलीवरी का अनुभव भी दिया गया है। सरकार और लोगों के बीच जब कोई मिडिल मैन नहीं रहता है तब लोगों तक सेवा और सुविधाएं एक एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुंचती हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन और ट्रांसपेरेंट सर्विस डिलीवरी से लोगों का सही मायनों में सशक्तिकरण होता है, तो इस विकास की गति को और तेजी मिलती है। भारत में 1.4 अरब की आबादी होने के साथ साथ भारत एक युवा देश भी है, जिसकी औसत आयु 28 वर्ष है, लेकिन यूथ में एक सिग्निफिकेंट स्किल गैप देखा जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में सिर्फ 5% वर्कफोर्स स्किल्ड है। इसलिए अगर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है और 2047 तक अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो स्किल डेवलपमेंट पर खास ध्यान देना होगा। भारत में हेल्थ केयर सेक्टर में काफी कम स्पेंडिंग है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अनुसार भारत में हेल्थ केयर स्पेंडिंग सिर्फ जीडीपी का 3.6% है, जबकि विकसित देशों में औसत तौर पर यह जीडीपी का 8.8% तक होता है। विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, फैक्ट्री सेटअप करने, एफडीआई को निमंत्रण देने या एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने से नहीं होता है। देश का विकास लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर निर्भर होता है। जब देश में हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और सम्मानजनक जीवन जीने का माहौल मिलेगा तो उसकी उत्पादक क्षमता का विकास होगा और वे सशक्त नागरिक विकास के जितने भी मापदंड हैं उन्हें पाने के लिए अग्रसर रहेंगे। एक क्षेत्र जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है वह है पर्यावरण। जब भी विकास के काम होते हैं तब पर्यावरण की चिंता सामने आती है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में भारत का शेयर विश्व में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद तीसरे नंबर पर है। भारत पूरे विश्व में CO2 एमिशंस का 7.09% एमिट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि ऐसी नीतियां बनाए जाएं जिसकी वजह से पर्यावरण का खास ख्याल रखा जाए। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 50% एनर्जी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज से उत्पन्न कर पाएंगे। इससे पर्यावरण की भी रक्षा होगी और हमारा इंपोर्ट बिल भी $300 बिलियन तक कम हो पाएगा। जैसे कि सरकार चाहती है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो इसी क्षेत्र में अगर भारत सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग बेस को तैयार करे तो क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रोजगार उत्पन्न करने की चुनौतियों को साथ साथ निपटा जा सकता है। भारत की दिशा सही है। सारे प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स का टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को कदम से कदम मिलाकर काम करना होगा। सही नीतियों और पहल से भारत इन चुनौतियों को पार कर सकता और वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।